देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार है और पीएम मोदी 17 जुलाई को इससे हरी झंडी दिखाएंगे, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा। पीएम मोदी हरियाणा के जिंद से देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। स्वच्छ, हरित और शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। तो 17 जुलाई को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ट्रेन में 10 कोच लगे हुए हैं और यह हाइड्रोजन ट्रेन रफ्तार पकड़ने को तैयार है। ट्रेन में 682 सीटें लगी हुई है। और देखिए, बड़ी खबर पटना से है, जहां बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया का एनकाउंटर किया है। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी रवीश को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घेराबंदी की थी, जहां पुलिस पर अपराधी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और अपराधी रवीश घायल हो गया। 5 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से बंटी यादव का अपहरण हुआ था और 11 जुलाई को बाढ़ के अतमलगोला में उसका शव मिला था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। तो पीएमसीएच में फिलहाल रवीश को भर्ती कराया गया है। बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी, जो आज पुलिस की गोली का शिकार हुआ। सुबह सुबह ये हाफ एनकाउंटर किया गया। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एनकाउंटर किया गया था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नेपाल भागने की फिराक में रवीश है, लेकिन उससे पहले ही दबिश इस इलाके में दी गई और जब पुलिस वहां पहुंची तो रवीश ने गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की और उसके पैर में गोली मारकर घायल किया। बंटी अपहरण और हत्या मामले का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। एनकाउंटर के कुछ ही देर बाद पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रवीश वैशाली जिले से नाव के सहारे पटना पैसा लेने आया था। पैसा लेकर वो नेपाल भागने की फिराक में था। इस बीच पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही रवीश और बसिया ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और रवीश के पैर में गोली लगी। एसएसपी के मुताबिक बंटी और रवीश शराब के काले कारोबार में शामिल थे। इस दौरान रवीश गिरफ्तार हो गया और फिर रवीश और बंटी के बीच कहासुनी हो गई। कुछ दिन पहले ही रवीश जेल से छूटकर बाहर आया था। जेल से आते ही बंटी की हत्या की पटकथा लिखी और उसे पटना जंक्शन के पास से पहले अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर डाली। बंटी का मुख्य आरोपी जो है रवीश उर्फ बसिया जो है वो पुलिस इनकाउंटर में घायल हुआ है। पीएमसीएच में इलाजरत है। यहाँ एसएसपी पहुंचे हैं। सर, क्या कैसे हुआ पूरी घटना? कुछ दिन पहले क्या हुआ? कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी, उसमें डेड बॉडी मिला था। उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहां गिर गए। उस पर अभी तक 5 से ज्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? एक गोली लगी है। हाँ, ये हाल में जेल से आया था। कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उससे छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला सर? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे
आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही इनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे इन लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई थी। जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं ट्रेस। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीजें बातें आई हैं, जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग बताया जाएगा। अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे भी काम चल रहा है। सर, जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी क्या चलता था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहां के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। देखिए, ये पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय के शर्मा। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि रवीश जो है वो बीती रात यहां पहुंचा और पैसा लेकर के वो यहां से नेपाल भागने के फिराक में था। इसी से पहले जो है पुलिस को जो है ये इनपुट मिल गई और पुलिस समय रहते जो है रवीश को गिरफ्तार करने के लिए जब यहां पे पहुंची तो यहां पे पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। रवीश ने पुलिस पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी जो है वो फायरिंग करना पड़ा, जिस दौरान रवीश के दाहिने पैर में गोली लगा है। फिलहाल पीएमसीएच में इलाजरत है और एसएसपी का कहना यह भी है कि उससे पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ के बाद ये पता लगाने की पुलिस कोशिश करेगी कि और कितने मामले उस पर दर्ज हैं और मोडस जो है वो पूरे तौर पे क्या रहा बंटी के हत्या के पीछे का। लेकिन एक बात तो साफ कर दिया इन्होंने कि बंटी और रवीश के बीच जो है वो शराब का कारोबार जो है वो चल रहा था और उसी में विवाद गहराया और इसके बाद बंटी की हत्या रवीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर के कर दी। जिस फिरोसी से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, ये पटना के एसएसपी ने कहा है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, हाल के दिनों में 3 ऐसी हत्याकांड हुई है जिसमें कार्रवाई के दौरान जब पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची या उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस ने इससे बचकर भागने की कोशिश की गई और पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें हत्याकांड का आरोपी घायल हुआ। बात चाहे बांका डबल मर्डर की हो या वैशाली डबल मर्डर की या फिर पटना में बंटी यादव हत्याकांड की, तो बिहार में पिछले 1 महीने में पुलिस ने अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया है। गोलियों का हिसाब गोली से दिया है। 16 जून से 16 जुलाई तक 10 एनकाउंटर हो चुके हैं। और चलिए इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। आज से 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस चलेंगी और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लाभ मिलेगा। एआई आधारित पढ़ाई और स्मार्ट डिजिटल कंटेंट होगा। जेईई, नीट और सीवीटी की मुफ्त तैयारी होगी। जुलाई अंत तक पटना के 422 स्कूलों तक विस्तार होगा। 10 मॉडल स्कूलों में मुफ्त जेईई नीट कोचिंग की शुरुआत होगी। योजना का विस्तार होगा। 146 मॉडल स्कूलों तक के विस्तार होगा। बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र हाईटेक होगा। शास्त्री नगर हॉकी सेंटर में स्टू टर्फ की पहल होगी। सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज से 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस होंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लाभ इसका मिलेगा, जिसमें एआई आधारित पढ़ाई होगी, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट होगा और इसके साथ साथ जेईई, नीट और सीयूईटी की मुफ्त तैयारी भी की जा सकेगी। विनीता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। विनीता, एक बड़ी पहल और कह सकते हैं कि बड़ी क्रांति डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में क्या सरकार की पहल है? इसके जरिए कैसे जेईई नीट की भी तैयारी हो पाएगी? बिल्कुल राहुल, सम्राट सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक नई लकीर खींचने की तैयारी कर चुका है और आज एक बड़ा दिन है क्योंकि
कई ऐसे जो सरकारी स्कूल है, खासकर अगर हम पटना की बात करें तो 10 सरस्वती निकेतन जो विद्या स्कूल है वहां पर स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत हो रही है। यानी अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कर पाएंगे और उसकी शुरुआत आज इस स्कूल से की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि इस स्कूल में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और यहाँ की जो बच्चियां हैं जिनके सपने हैं कि वो आगे भविष्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करें, अब वो भी निःशुल्क यहाँ पढ़ाई कर सकती हैं और उनका जो सिलेक्शन है वो भी हो गया है। यहाँ जो बच्चियां आपको नजर आ रही होंगी, ये देखिए तमाम जो लड़कियां हैं सरकारी स्कूल की है और 10 सरस्वती विद्या निकेतन विद्यालय यानी जो मॉडल स्कूल है उसमें इंजीनियरिंग जी और मेडिकल नीट के प्रवेश परीक्षा हेतु निःशुल्क जो शिक्षण है वो कराया जाएगा। और उसके मद्देनजर आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी शुरुआत करेंगे और ये देखिए एक बड़ा सा डिस्प्ले हम आपको दिखा दें। इस डिस्प्ले पर वो तमाम स्कूल की तस्वीर नजर आ रही है जहां पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेज के जरिए जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर ये तमाम जो बच्चे जो डिस्प्ले में आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग क्लासेज की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें अब प्राइवेट स्कूल की तरह उन्हें तैयार किया जाएगा और कैसे उन बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर जो राजकीय मध्य विद्यालय है शास्त्री नगर, यहाँ पर स्मार्ट क्लासेज बना लिए गए हैं और जो बच्चियां हैं जो आगे भविष्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहती हैं उन्हें यहाँ पर अब स्मार्ट क्लासेज कराई जा रही है और ये शास्त्री नगर का जो स्मार्ट क्लासेज है वो भी तैयार हो गया है। यानी अलग अलग बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के टीचर अब बच्चियों को स्मार्ट क्लासेज के जरिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराएंगे। और ये देखिए देखने में बिल्कुल हाईटेक आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कोई प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं है बल्कि सरकारी स्कूल का स्मार्ट क्लासेज है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और यहाँ देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो पढ़ाई है वो आज से शुरू हो गई है। यानी आज से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और खासकर ये जो बच्चियां हैं इन्हें भी काफी फायदा होने वाला है। हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या लग रहा है, कितना अच्छा है ये? बहुत अच्छा है। हम लोग कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि हमारे स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होगी। अदर कोचिंग से बहुत अच्छा है ये, लाइव क्लासेस की तरह बिल्कुल। मतलब पैसे नहीं देने होंगे और बिल्कुल वो बड़े बड़े कोचिंग की तरह पढ़ाई हो रही है। हाँ वैसा फील हो रहा है। क्या बनना है आगे चल के? आगे चल के इंजीनियरिंग करना है। अपने स्कूल से ही हो जा रहा है ये? हाँ बिल्कुल। तो देखिए खुश हैं चेहरे, खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ। क्या बनना है आपको? मेरे को भी इंजीनियर बनना है। हाँ। मुझे बाहर यूएस जाके पढ़ाई करना है एप्पल रिंग में, तो उसके लिए मेरे को स्कूल से सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी है। कभी सोचा नहीं था कि मतलब स्कूल में ही ये सब किसकी वजह से ये संभव हो पाया? सरकार की वजह से। सीएम सम्राट। हाँ उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। मतलब मेरे सपनों को उन्होंने मतलब हेल्प किया, आगे मुझे बढ़ाया है क्लासेस देके। उनको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरा। और मतलब सपना साकार हो। हाँ आप भी खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। मतलब ऐसे लगा नहीं था जो ऐसा कभी होगा। हाँ। बट अभी हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू टू सीएम सर जो सब ये करवा रहे हैं। अच्छा मतलब सीएम को धन्यवाद है। हाँ उनको बहुत बहुत थैंक यू है जो वो इतना कुछ करवा रहे हैं हम लोग के लिए और उनको मतलब दिल से थैंक यू है। मतलब कभी सोचा था कि सरकारी स्कूल में इस तरीके से एसी का रूम होगा, स्मार्ट क्लासेज होंगे? नहीं ऐसा इसके कभी लिए तो नहीं। बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं बच्चों को। हाँ लेकिन ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा है, फ्री का हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। पेरेंट्स का पैसा बच रहा है, सरकार इतना करवा रहे हैं हम लोग के लिए। क्या नाम है? पूर्णिमा कुमारी। बिल्कुल। तो देखिए पूर्णिमा जैसी यहाँ ना जाने कितनी बच्चियां हैं जो काफी खुश हैं, कह रही हैं कि पेरेंट्स का सपना अब साकार हो रहा है और खासतौर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये लोग धन्यवाद दे रही हैं। और ये देखिए जो स्मार्ट क्लासेज है उसकी शुरुआत हो गई है और आज से बिहार में शिक्षा का जो अलग है वो और डिजिटल रूप से जगने वाला है। और बिल्कुल स्मार्ट क्लासेज यहाँ पर एक सरकारी स्कूल में चलाया जा रहा है और जो यहाँ की बच्चियां हैं वो अब मेडिकल में, इंजीनियरिंग में अपना नाम बनाने को तैयार हैं। क्या नाम है आपका? जिया पांडे। जिया कैसा लग रहा है ये क्लास? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको धन्यवाद दोगे आप? मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री सम्राट चौधरी को। चले बिल्कुल विनीता, तो इन कि आपके बच्चों स्कूल के में चेहरे पर भी ऐसी मुस्कान है क्योंकि इनके सपनों को साकार सीएम सम्राट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे,
और बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव की। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधकर मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए प्रशांत किशोर पर हमला बोला गया है। पोस्टर का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। बांकीपुर का उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। और इस बीच जो है वो पटना में कई जगहों पे एक पोस्टर लगाया गया है और इस तरह से देख सकते हैं कि पोस्टर के जरिए जो लिखा गया है कि केसी सिन्हा तो झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, और वोट नहीं तो नोट चाहिए, और धन स्वराज लिखा गया है, सौजन्य बांकीपुर की जनता लिखा गया है। और इसमें देख सकते हैं कि सीधे तौर पे निशाना साधा गया है प्रशांत किशोर के ऊपर, और प्रशांत किशोर की जो यहाँ पे धुंधली सी तस्वीर है वो भी दिखाई गई है। जन सुराज की जगह पे धन सुराज लिखा गया है, हाथ पे जो है करेंसी है, और पूरे तौर पे पटना में जगह जगह पे इस तरह से जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि ये पोस्टर का जो सियासत है वो पहले भी देखने को मिलता रहा है। जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उससे पहले लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो इसी तरह से पोस्टर के जरिए एक राजनीतिक दल जो है दूसरी राजनीतिक दल के ऊपर जो है वो निशाना साधती थी। और सीधे तौर पे नोट के जरिए वोट खरीदने की बात भी कही जा रही है, धन सुराज कहा जा रहा है। और देखना यह है कि इस पोस्टर के जवाब में अब क्या आगे आने वाले दिनों में दूसरे पोस्टर भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पोस्टर जो है वो किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं लगाया गया, ये सब बताने की कोशिश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बांकीपुर की जनता की तरफ से ये पोस्टर जो है लगाई गई है। देखिए यहाँ पे सीधे तौर पे लिखा है कि सौजन्य बांकीपुर की जनता, लेकिन जनता जो है वो अपना जो है वोट के चोट के जरिए जो है वो तय करेगा कि किसे वो अपना प्रतिनिधि चुनेगा, किसे नहीं चुनेगा। लेकिन पोस्टर जो है वो कहीं न कहीं सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्व सीएम नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी खबर, जहां कल दिल्ली नीतीश कुमार पहुंचेंगे। दिल्ली के सरकारी आवास में गृह प्रवेश होना है। 9 सुनहरी बाग रोड में आवास मिला है। राज्यसभा सांसद बनने पर उन्हें आवास मिला है। गृह प्रवेश पूजा में नीतीश कुमार जाएंगे। विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे और कल ही वापस पटना नीतीश कुमार लौट आएंगे। तो पूर्व सीएम नीतीश कुमार कल दिल्ली जाने वाले हैं, जहां दिल्ली के सरकारी आवास में गृह प्रवेश होगा। अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमितेश, 9 सुनहरी बाग रोड में गृह प्रवेश, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद चुने गए, उसके बाद से उन्हें दिल्ली में बंगला आवंटित हुआ है। टाइप 8 बंगला है जो कि कैबिनेट मंत्री या बड़े कद के नेता को दिया जाता है। उस हिसाब से 9 सुनहरी बाग रोड स्थित जो बंगला है वो उन्हें आवंटित हुआ है। उसमें रिनोवेशन का कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद अब सब कुछ बंगला पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सज धज कर तैयार हो चुका है, और नीतीश कुमार इस बंगले में अब रहना शुरू करेंगे। पहले 6 के कामराज लेन स्थित जो दिल्ली में बंगला है, जो कि मुख्यमंत्री होने के नाते वहां पर रहते थे, लेकिन अब नए बंगले में रहेंगे दिल्ली में। 9 सुनहरी बाग रोड स्थित जो उनका आवास है यहाँ पर रहेंगे। और कल गृह प्रवेश कार्यक्रम है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद इस सत्र में शामिल भी होने वाले हैं। उसके पहले गृह प्रवेश का कार्यक्रम है और इस बंगले में शिफ्ट कर जाएंगे नीतीश कुमार दिल्ली में। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। पटना में 40 फीट के हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर प्रभु की रथ यात्रा निकलेगी। इस्कॉन से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी रथ यात्रा निकलेगी। भगवान को 108 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। खुद सीएम सम्राट चौधरी रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। 40 फीट के हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर भगवान की रथ यात्रा निकलेगी। हमारे पीछे रथ यात्रा की तैयारी हो रही है। इस्कॉन से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति रथ पर सवार होगी और फिर रथ यात्रा निकलेगी। 1 बजे से रथ यात्रा निकलेगी और पटना के विभिन्न मार्गों में ये रथ यात्रा को ले जाया जाता है। बड़ा ही भव्य आयोजन होता है। इस बार भी पूरी तरह से भव्य आयोजन किए जाएंगे और पूरी तैयारी जो है आप देख सकते हैं, तैयारी हो रही है। रथ को भी सुबह से ही तैयार किया जा रहा है। फूलों से सजाया जाएगा, विशेष तरीके से सजाया जाता है। और इस बार 108 तरह के व्यंजन के भोग लगाए जाएंगे।
क्रेन के माध्यम से जगह जगह भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है और देर शाम 20,000 भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ करीब 2 लाख भक्तों के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो जुटते हैं और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। हर साल इस्कॉन मंदिर के द्वारा भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और इस बार भी ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। जो रथ है वो रथ 40 फीट का रथ है, हाइड्रोलिक रथ है और इसी रथ पर भगवान सवार होंगे और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही साथ बिहार सरकार के कई मंत्री इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और 1 बजे के करीब ये रथ यात्रा निकलेगी। राजधानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये रथ यात्रा निकलती है। प्रशासन की भी चुस्त व्यवस्था रहती है। काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ जुटते हैं और भगवान के रथ यात्रा में शामिल होते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। आज पुरी समेत पूरे देश दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तिभाव का माहौल है। पटना में भी धार्मिक न्यास बोर्ड भी इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भव्य तैयारी कर रखी है। दोपहर करीब 3 बजे रथ यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने इस रथ यात्रा को लेकर कई और जानकारी दी। गदनीबाग ठाकुर बाड़ी से आज जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ होगी। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा होगी। वहां से निकलकर बापू टावर, फिर साधनापुरी मोड़, फिर कच्ची तालाब, फिर कालीबाड़ी होते हुए ये यात्रा फिर वापस में गदनीबाग ठाकुर बाड़ी आएगी और शाम को महाभंडारा वहां पर आयोजित है। तो ये सब जगन्नाथ जी की कृपा है और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी 3 बजे तक उद्घाटन के लिए यहाँ पहुंचेंगे और 56 भोग भी उनके द्वारा अर्पित किया जाएगा और तो आरती भी उनके द्वारा की जाएगी। और बाद में एक जो परंपरा है कि जब रथ चलता है तो रथ के आगे झाड़ू से साफ किया जाता है कि विधि है। पुरी में भी आप देखिएगा कि आगे आगे जो है सफाई होते चलती है और रथ भ्रमण करता है। न्यूज 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।